स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बढ़िया, मस्त, चकाचक। जी हाँ, वादे के मुताबिक 7 बजे की श्रृंखला आपके लिए सामान्य हिंदी सीसैट का एक पेपर। और चूंकि 27 अक्टूबर को आपका पेपर है, 27 और 22 में बड़ा कन्फ्यूजन है यार। 22 दिसंबर को आ रहा है, 27 अक्टूबर को पीसीएस है। तो आपके लिए, आप सीसैट चूक ना जाए, इसके लिए ये पाठ्यक्रम मैं आपको प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में दे रहा हूँ। यह सिलेबस इसलिए बार बार दिखा दे रहा हूं कि जो भी परीक्षा आप देना चाहते हो हिंदुस्तान में, आप सिपाही दरोगा देना चाहते हो, SSSC देना चाहते हो, कोई पेपर देना चाहते हो, आप उत्तराखंड देना चाहते हो, बिहार का पेपर देना चाहते हो, ये पाठ्यक्रम देख लीजिए। यदि ये सिलेबस आपके हिंदी का सिलेबस है तो ये कक्षा आपके लिए। जरूर पढ़िए, आनंद से पढ़िए। आइए, आज का पहला सवाल आप सबके सम्मुख रखता हूँ। बेहतरीन सवाल है। कंप्यूटर जी पन्ना दिखाइए यार, सवाल दीजिए, आप तो भटक गए। पहला सवाल आप सबके सम्मुख है और पर्यायवाची या समानार्थी का सवाल है। सवाल पूछा जा रहा है, तरणी का समानार्थी क्या है? आप देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस वर्णमाला है, विराम चिन्ह है, शब्द रचना है, तत्सम तद्भव वाक्य, शुद्धि वाक्य रचना, शब्द रूप, संधि समास, क्रिया, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, तत्सम तद्भव, देशज विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा की अशुद्धियां और उत्तर प्रदेश की बोलियां, सब है सिलेबस। पर्यायवाची पहला सवाल। तरणी का समानार्थी क्या है? तो तरणी दिए गए 4 ऑप्शन में अगर हम खोजें तो हमको पता चलता है कि तरणी का गुरुजी एक ही उत्तर है जो मैच मार रहा है। कौन सा? सूर्य भगवान को तरणी कहते हैं जी। तरणी समझिए, सूर्य तरणी है और नाव तरणी है। नदी में तरणी अरणी जैसा कोई शब्द नहीं होता। नाव तरणी है, नाव तरी है, लेकिन तरणी सूर्य है। क्या है वो? आपने बचपन से रटा हुआ है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, रटे हो? ये तरनी तनुजा क्या है? ये शब्द है तरणी तनुजा। तरणी माने सूर्य और तनुजा माने तन से पैदा होने वाली अर्थात पुत्री। तो सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना है। तो याद रखिएगा, तरणी तनुजा किसको कहते हैं? यमुना को कहते हैं। तो तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए माने कि सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना के तट पर तमाल के तमाम सारे वृक्ष छाए हुए। रटे रहो, मतलब जान लो। तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। तरणी सूर्य है, तरणी नाव है, और अगर यही तरुणी कर दिया जाए तो यह एक युवती हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी। ठीक। अगला सवाल, अधूत का समानार्थी क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। अधूत का समानार्थी क्या है? अधूत सन्यासी है, निडर है, आकुल है, अमूल है, क्या है? तो सुनिए, अगर अवधूत लिखा होता तो होता सन्यासी। ये सन्यासी नहीं है, ये निडर है। अधूत, जिसे कोई डर न हो उसको बोलते हैं अधूत। अधूत माने निडर, जो किसी से डरे नहीं, वो है अधूत। आकुल और अमूल, जिस आकुल परेशान, अमूल जहां कोई मूल न हो, जड़ न हो, वो संदर्भ ले सकते हैं। या अमूल्य कह दिया जाए तो अमूल्य माने जिसका कोई मोल ना लगा सके, तमाम वो तद्भवा रूप में जाए तो अमूल, जिसका मोल ना लगाया जा सके, उस अर्थ में भी जा सकता है। बहरहाल अधूत जो है वो निडर का समानार्थी। गजब शब्द है, देखने में यही समानभाषी भिन्नार्थक बना सकता है। अधूत और अवधूत के जोड़े में अंतर क्या है? तो अधूत माने निडर और अवधूत माने सन्यासी। अगला सवाल, कार्पण्य। कार्पण्य का पर्यायवाची शब्द बता। शब्द संपदा मजबूत करेंगे तभी रस आएगा। क्वेश्चन आंसर की लगातार श्रृंखला में हमें लगा कि आज एक कंप्लीट पेपर करवाया जाए, और क्वेश्चन आंसर अभी एक 2023 का पेपर डिस्कस किया है। अब मंडे में, संडे तो खाली रहता है, तो मंडे में हम आपका वो पेपर 2022 का, उसके बाद ऐसे ही 4-5 लगातार वर्षों के पेपर हल करवा देंगे। आपको एकदम सीसैट का कैचअप हो जाएगा। और याद रखिए, हिंदी निकल गई, मामला पार। 20 सवाल कम से कम आते हैं इस बार। पिछले साल तो 25 आए थे, तो अगर 25 सवाल यहीं में ले आओ तो 8 नंबर और लाओ, 33 में पास। तो खाली हिंदी है, पार करवा देगी। सुनो, कार्पण्य क्या होता है? कार्पण्य शब्द इज मेड ऑफ कृपण। कृपण माने क्या होता है? कृपण माने होता है कंजूस। तो ये कार्पण्यता माने कंजूसी। जब आपने इस कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस। ये कंजूस शब्द क्या है? यह है विशेषण। वह कृपण है, कृपण व्यक्ति, ये विशेषण है, एडजेक्टिव। इस कृपण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाए
तो आप कृपण में ता जोड़ दीजिए तो कृपणता हो जाएगा, या इसी से कार्पण्य बना दीजिए। ये ठीक वैसा है जैसे चतुर से चतुरता और चातुर्य बनाया जाता है, वैसे कृपण से कृपणता और कार्पण्य, ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। कृपणता माने भी कंजूसी, कार्पण्य माने भी कंजूसी, और कृपण माने कंजूस। ठीक, तो याद रखिएगा कार्पण्य का पर्यायवाची कंजूस। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी के हिसाब से गजब खेला है आपके लिए, मैं आपके लिए फुटकर लिख दे रहा हूं, पता नहीं आप जान पाए, जहां मिक्स हो गए हैं वहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ इस मैं अलग अलग करके लिख दे रहा हूं, ये सा में मिक्स हो गया है तो आप जान न पाए इसलिए हमने अलग अलग कर दिया। ये तो दिख रहा होगा आपको, ये भी एकदम साफ साफ सा में रा लगा हुआ है दिख रहा है, और ये लिखा है ये अलग अलग करके लिख दिया ताकि आप कंफ्यूजन हो। देखो जब ये सा में रा लगा हुआ है तो सिंगल डंडा है, और जब त्रा लगा हुआ है तो डबल डंडा है। यहां देखो डबल डंडा, इसका मतलब ये त्रा होता है, छपे हुए में भी पहचानो। अब तो सब खेल क्लियर हो गया गुरुजी। सुनिए स्त्रोत, यहां पर एक शब्द जानिएगा, स्त्रोत नाम की कोई चीज हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करती है जी, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये तो ऐसे काट दो, ये वाली चीज तो हो ही नहीं करेगी। अब सवाल उठता है कि दो शब्द फिर बचे, एक बचा स्तोत्र और एक बचा स्रोत। स्तोत्र माने होता है स्तुति के मंत्र, और स्रोत माने क्या होता है, स्रोत माने होता है सोर्स, जहां से कोई चीज निकलती है। तो स्तोत्रनी कोई महिला जो स्तुति के मंत्र की हो, ऐसा कोई मतलब बन नहीं रहा है। ये बन रहा है जिसके पास स्रोत हो, तो स्रोत वाली वो कौन होती है, वो नदी होती है। स्रोतस्विनी नदी का पर्यायवाची है, निर्झर है, लगातार बहती रहती है, वो किसी स्रोत से जुड़ी है और जल लगातार बहता है, इसीलिए नदी को स्रोतस्विनी कहा जाता है। तो वर्तनी तो याद रखिएगा, पर्यायवाची भी याद रखिएगा। स्रोतस्विनी नदी का पर्यायवाची है। स्रोत माने सोर्स, स्तोत्र माने स्तुति के मंत्र होता है। स्त्रोत नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वर्तनी में कभी आवे तो गलत मत कर देना। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करें। यदि आप नहीं यह कक्षा देख पा रहे हैं 7 बजे, और आप 9:15 भी अगर हमारी पिछली 8-10 क्लासेस देखे हुए हैं, तो बात आपकी बन जाएगी। देखिए शुद्ध शब्द का चयन करना है। मातृभूमि, ये गलत है। मातृभूमि माने खाली जमीन, इसका अर्थ निकला ओनली जमीन, जबकि शब्द क्या है, मातृभूमि, यानी धरती को माता कहा गया है। यह भी आए दिन डिस्कस होता रहता है। सौहार्द्र नहीं होता है, सही शब्द होता है सौहार्द। सौहार्द सुहृद से बना हुआ है। और गजब बात यह कि दृष्टव्य नहीं होता है, मूल शब्द तो दृष्टि है, लेकिन इससे बनता है द्रष्टव्य। यहां समझिएगा, जैसे लिखा हो सृष्टि, और सृष्टि करने वाले को सृष्टा नहीं बोलते हैं, सृष्टा बोलते हैं। ऐसे ही दृष्टि मूल शब्द है, तो देखने वाले को दृष्टा नहीं बोलते हैं, दृष्टा बोलते हैं। इसी तरह जब हम तव्य प्रत्यय लगाते हैं तो क्या कर देते हैं, दृष्टि से द्रष्टव्य बना देते हैं, ना कि दृष्टव्य। गलत हो जाएगा दृष्टव्य। बचा क्या, संश्लिष्ट। मूल शब्द क्या है, संश्लेषण। 2-4 चीजों का आपस में मिलना संश्लेषण कहलाता है। संश्लिष्ट माने क्या हुआ, आपस में मिला हुआ, मिक्सचर किया हुआ। तो यह उत्तर हो जाएगा। 5 के बाद 6, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी का खेला, वो संधि का खेला बाबू भैया, संधि का खेला। अच्छा, इसको देख के कम से कम 2 शब्द तो तुमको साफ साफ दिखाई पड़ रहे होंगे कि एक शुभ्र है, एक उज्जवल है। तो आप एक काम करो, काहे कंफ्यूज हो, तुम शुभ्र और उज्जवल अलग अलग लिख लो। शुभ्र अलग लिखो और उज्जवल अलग लिख लो। अब क्या करो, दोनों मिला दो, शुभ्र उज्जवल, शब्द क्या बन जाएगा, शुभ्रोज्वल। उज्जवल सही लिखा, शुभ्र सही लिखा है। संधि कौन सी हो गई, गुण आ उ ओ। संधि भी वर्तनी भी, इसीलिए कहता हूं अगर चाहते हो कि तुम्हारी हिंदी मजबूत हो, शुद्ध हो,
मेंस परीक्षा में गुरुजी हिंदी लिखने में गलती ना हो, वर्तनी बहुत गड़बड़ हो जाती है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं लेकिन हिंदी लिखने में गलती होती है, तो जाओ संधि पढ़ लो। इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है जिसका नाम संधि है, जाके स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों पढ़ डालो, जिंदगी भर को हिंदी की अशुद्धि का खेल ही खत्म हो जाएगा, शुभ्र धन उज्ज्वल शुभ्रोज्वल हो जाएगा। तो ये जोड़ा कहाँ मिल रहा है? अकेले मिल रहा है यहाँ। आंसर इज सी। और सुनो, कोई तुम्हारे सामने उज्जवल लिखे तो उसको देखो, मुस्कुराओ और बोलो ए भाई उज्जवल नहीं होता है, सही शब्द उज्जवल होता है, ठीक, उज्जवल नहीं होता है। आओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आज तनिक गति में है। गति में इसलिए है क्योंकि इस समय हम यात्रा कर रहे हैं। हाँ, हम यात्रा कर रहे हैं और ये वीडियो हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया है ताकि आपका क्रम न छूटे। संडे तो वैसे छुट्टी रहेगी, मंडे फिर आ जाएंगे। तो इस समय हम यात्रा में हैं, मतलब जब आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम यात्रा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए रिकॉर्ड किया है। इसको प्रीमियर मोड कहते हैं। ऐसे मोड जरूरी हैं कि आप इनसे परिचित हों। आप कक्षा का लाइव मजा ले रहे हैं, मैं कमेंट में जो मैं हूँ, मैं आप ही के साथ हूँ, मैं कमेंट के माध्यम से आज आपके साथ जुड़ा हूँ। हाँ, बाकी अभी ये पहले रिकॉर्ड कर लिया है, ये प्रीमियर आप देख रहे हैं, तो देखते रहिए। कमेंट में हम हर ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मशरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, सब देख रहे हैं कौन सही उत्तर दे रहा है कौन गलत उत्तर दे रहा है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो मिट्टी मृत्तिका से बना है, पड़ोसी प्रतिवेशी से बना है, पक्ष से पंख बना है, एक अकेले शब्द है जो सतत्सम है, उसका नाम है दधि। दधि क्या है? दधि दही बनाता है, दधि दही, दधि माखन लपटाए। हाँ, कृष्ण भगवान के लिए दधि शब्द बहुत बार आया है कि कहानियों में कृष्ण भगवान के लिए कहा है, कृष्ण भगवान की कहानियों में। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान समझता है, हर वस्तु को नाशवान समझता है। बहुत बढ़िया सवाल। बहुत जबर सवाल है, जो हर वस्तु को नाशवान मानता हो। तो देखो, विनाशवादी शब्द तो डिस्ट्रक्शन करने वाला आदमी होगा, और शाश्वतवादी जो चीजें हमेशा रहने को मानता होगा तो ये वाजिब नहीं। क्षणवादी और अनित्यवादी, तो देखो वाद की बात कर रहे हो तो शुद्ध नाम धरो, क्षणवादी प्रचलित नाम नहीं है, प्रचलित नाम है अनित्यवादी। नित्य माने हमेशा, अनित्य माने जो हमेशा न रहे। तो ये जो मानता है इस संसार में कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला है, उसको बोलते हैं अनित्यवादी। क्या बोलते हैं? अनित्यवादी। तो अनित्यवादी वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता है, उसको अनित्यवाद कह लो। सब चूंकि सब वाद ही लिखा था तो बड़ी लगा दिया, वरना विनाशवाद, अनित्यवाद, क्षणवाद और शाश्वतवाद ये होना चाहिए था, क्योंकि वह सिद्धांत का नाम वाद होगा और सिद्धांत को मानने वाला वादी हो जाएगा। चयनिका के लिए एक उचित वाक्यांश बताइए। चयनिका के लिए उचित वाक्यांश। चुनी हुई रचनाओं का संग्रह, सुनो, अपने लिए वर का चयन करने वाली को पतिंवरा कहते हैं, स्वयंवरा कहते हैं, और ये दोनों फर्जी लिखे गए हैं। चुनी हुई रचनाओं का, चुनी हुई वस्तुओं का, किसी चुनी हुई चीज़ों का एक संग्रह बना दिया जाए तो उसको चयनिका कहते हैं। जैसे आपको कहानियाँ पसंद है, साहित्य में आप 15 कहानीकारों की अच्छी अच्छी कहानियों का एक संकलन छपवाएं, तो आप क्या कहेंगे? हमने यह कहानियों की चयनिका छपवाई है। तो चयनिका माने चुनी हुई रचनाओं का संग्रह, चुनी हुई वस्तुओं का संग्रह चयनिका होता है। बेस्ट वर्ड है, महत्वपूर्ण शब्द है, पूछा जाने वाला शब्द है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? ये गाहे बगाहे सवाल आता जाता रहता है, हमने भी 2-4 बार आपसे इसी चैनल पर करवाया है। सवाल बड़ा जबरदस्त है, इसलिए मन करता है कि आपसे चर्चा कर ली जाए। विज्ञान ने आज दूध और पानी को भिन्न भिन्न करने की प्रक्रिया को आसान एवं संभव बना दिया है। आपको लगता हो किसी हिस्से में गलती है तो उसे टिक कर दें, ना लगे तो बता दें, कोई त्रुटि नहीं। उत्तर तो हम कमेंट में बैठे देख रहे हैं। तो भैया, विज्ञान ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया,
तो विज्ञान ने आज दूध और पानी को भिन्न भिन्न करना, याद रखना, भिन्न तो डिफरेंट के लिए आता है, जबकि दूध और पानी को भिन्न भिन्न नहीं किया जाएगा, पृथक करना। विज्ञान ने आज दूध और पानी को पृथक करने की प्रक्रिया को, पृथक करना माने अलग करने की प्रक्रिया को, भिन्न भिन्न तो मत आदि होते हैं जो डिफरेंट हो उसको बोलते हैं, डिफरेंट का भिन्न होता है, अलग करने के लिए भिन्न थोड़े प्रयोग करते हैं। तो पृथक यहां लगाया जाएगा, यानी गलतियां ए में है, ए में है। अगले सवाल पर, सवाल संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण बोधक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है? अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। 1 2 3 10 50 ये पूर्णांक है। पहला दूसरा दसवां अंतिम ये क्या है? ये गुरुजी क्रम है। दुगुना इकहरा 10 गुना ये क्या है? ये आवृत्ति है। और आधा जब गिनती समूची न पूरी करी जाए, आधी अधूरी, आधा, तिहाई, पौना, डेढ़, तब इसको क्या बोलेंगे? तब इसको अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण माना जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? विच वन इज एडजेक्टिव? सच्चा, शीतलता, नम्रता, सुलेख। तो सोचो, एडजेक्टिव पहचान। आप उस शब्द से पूछे भैया किसी की विशेषता बताओगे? कहो सच्चा आदमी, सच्चा लड़का, सच्चा शिष्य, सच्चा गुरु। सच्चा शब्द राजी है किसी की विशेषता बताने को, तो जो विशेषता बताए वही विशेषण। अब कहो शीतलता पानी, गलत हो गया। शीतल पानी अच्छा लग रहा है, शीतल लिखा होता एडजेक्टिव था। नम्रता व्यक्ति, नहीं। नम्र व्यक्ति, तो नम्र एडजेक्टिव था, नम्रता नहीं। सुलेख, तो वो तो सुंदर लिखा हुआ, इसमें मूल शब्द है, उसके पहले संज्ञा वो एडजेक्टिव का एक उपसर्ग लगा दिया गया है, तो भैया ये भी एडजेक्टिव तो नहीं बना रहा है। खाली अकेले सच्चा राजी है जो एडजेक्टिव यानी विशेषण बनाएगा, बाकी कोई नहीं बनाएगा। 14 के बाद सवाल संख्या 15, अड़ियल टट्टू, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? अड़ियल टट्टू, अड़ियल माने अड़ा हुआ, टट्टू वो जो घोड़ा वोड़ा वो बांध के वो इक्का तांगे में ले चलते हैं, उसी के लिए टट्टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर टट्टू जिद्दी हो जाए तो अड़ियल टट्टू भाव मतलब हुआ जो तुम्हारे बस में न रहे, तो उसको बोलते हैं हठी आदमी, जिद्द करने वाला। अड़ियल शब्द हठी को रिप्रेजेंट करता है, बेईमान और लालची और स्वार्थी के भाव में जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, बेहतर क्या है, हठी व्यक्ति कह लिया जाए। अगले सवाल पर आते हैं। संघति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? संघति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? संघति क्या होता है? संघति माने होता है मेल, जोड़, इकट्ठा, निष्प्रयोज्य जिसका कोई प्रयोजन ना हो, निषिद्ध जो मना किया गया हो, विहित जो कहने को कहा गया हो। विहित और निषिद्ध आपस में विलोम है, तो मेल का बेमेल बनेगा, कहां पड़े हो चक्कर में। संगति माने मेल जोड़ इकट्ठा होना, और बेमेल माने अलग अलग फुटकर फुटकर, तो मेल का बेमेल ही सबसे बेस्ट बनेगा और कोई नहीं बनेगा। आकर्मक क्रिया की पहचान करिए। क्रिया का एक सवाल सर्तिया होता है इसी साइड में, और बाकी सब पेपर में होता है। तो जो पेपर बनाएंगे, जब कभी प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तब तो वो जो उसकी मर्जी है वो कर देंगे। हम इसमें अभ्यास ज़्यादा कम के हिसाब से सवालों की संख्या इस तरह से बनाते बढ़ाते चलेंगे। आकर्मक क्रिया की पहचान करिए। आकर्मक के बारे में एक बहुत बेसिक रूल बताता हूँ। आकर्मक माने होता है अ वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। ये बात यदि अंग्रेजी हिंदी में मिला के समझ गए तो गलती खत्म। अ वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट यानी एक ऐसी क्रिया जिसमें कर्म न हो। गुरुजी ये क्या होता है? जैसे राम ने रावण को मारा, राम करता है, मारना क्रिया है, तो रावण क्या है? रावण कर्म है, इट इज द ऑब्जेक्ट। राम किल्स द रावण, रावण पर क्रिया, भाई राम करता हो गए, मारना क्रिया हो गई। ये मारना क्रिया कौन झेल रहा है? रावण झेल रहा है। तो क्रिया के प्रभाव को जो झेलता है उसको कर्म कहते हैं। अब कोई क्रिया ऐसी हो जिसमें प्रभाव झेलने वाले की जरूरत ना हो, जैसे मैंने मारा तो तुम पूछोगे किसको मारा, तो कोई चाहिए। मैंने मोहन को मारा, सोहन को मारा, तो कर्म जरूरी है। अब मैं कहूं मैं सो रहा हूं, किसको सो रहा हूं? कोई सवाल बनेगा? मैं सो रहा हूं, मैं कर्ता और क्रिया बस, देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट।
कोई जरूरत नहीं किसी कर्म की जो हमारे क्रिया के प्रभाव को झेले। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वे सकर्मक, और जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है वे अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव कहलाती है। समझिए। तो बेचना, तो मैंने बेच दिया। आप पूछो क्या बेच दिया? कोई सामान वामान बेच दिया, यानी कर्म जरूरी है बेचना क्रिया के लिए। बेचने वाला और इस क्रिया के अलावा कोई चीज होनी चाहिए जिसे बेचा जाए। मैंने कह दिया, क्या कह दिया? मेरे अलावा कोई कहने वाला होना चाहिए जो कहे, भाई कोई बात होनी चाहिए कहने की, यानी यह भी ठीक है। मैंने दिखाया, क्या दिखाया? कुछ भी दिखाया, तो दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। बचा क्या? तैरना। मैं तैर रहा हूं, मैं तैर रहा हूं। क्या तैरने के लिए कुछ चाहिए? कर्ता स्वयं और क्रिया संपन्न हो रही है, कर्ता के साथ क्रिया संपन्न हो रही है, तो आगे कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। यानी कि तैरना क्या हो गया? अकर्मक हो गया। इस वाक्य को बनाओगे तो किसी कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यदि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सहानुभूति में कौन सी संधि है? बाबा संधि बताओ भाई, संधि। यदि शब्द के मध्य में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ आदि दिखाई पड़े तो दौड़ के संधि कौन सी लगा देनी है? गुरुजी दीर्घ संधि लगा देनी है। सह माने साथ साथ, अनुभूति कोई दर्द में हो, आप उससे कहें कि भाई साहब हमें आपसे सहानुभूति है, इसका मतलब जो अनुभव आपको हो रहा है हम वैसा भी अनुभव कर रहे हैं। तो सह माने साथ, अनुभूति माने अनुभव। तुम दर्द में हो तो हमको तुमसे सहानुभूति है, यानी हम भी दर्द महसूस कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। एक आदमी का दर्द वही झेलता है, कोई दूसरा उसके दर्द को बता नहीं सकता। वो कह सकता है, वो समझा सकता है, दर्द से बचने के उपाय बता सकता है, लेकिन दर्द तो जिसको हो रहा है उसी को झेलना पड़ेगा। वो तो कोई दूसरा आपके बदले हाथ लगा ले, अच्छा थोड़ा दर्द हमारे में चलाओ, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए सहानुभूति शब्द का मतलब होता है कि किसी को दर्द हो, आप बैठ के उसको समझा रहे हो तो आप सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे हैं। संधि क्या होगी? आ मिलके बड़ा हो गया, संधि हो गई दीर्घ। बात समझ गए? सह माने साथ, अनुभूति माने अनुभव करना, एक्सपीरियंस लेना, सहानुभूति। स्वागत में कौन सी संधि? गुण है, दीर्घ है, अयादि है और यण है, कौन सी? विचारणीय प्रश्न है, जबरदस्त सवाल है। गुरुजी अयादि तो नहीं है और गुण भी नहीं है, दीर्घ यण में कुछ लग रहा है दिख रहा है, मन में चल रहा है, क्या लगाएं? सुनो, यण नहीं जी, यण नहीं है ये क्या है? ये दीर्घ संधि है। काहे गुरुजी? इसमें तो आधे अक्षर के बाद वा लिखा है। सुनो, इसका मतलब क्या है? अरे रे रे रे, एक मिनट, हम स्वार्थ में चले गए। देखो देखो देखो, जैसे मास्टर साहब खेला कर गए ऐसे आपके साथ हो जाता है परीक्षा में। इसमें दीर्घ नहीं है, हाँ बिल्कुल दीर्घ नहीं है। इसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि यण ही है, यण है। दो शब्द हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, एक तो स्वागत और दूसरे स्वार्थ। देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये जब टूटता है तो ये जब टूटता है तो किसमें टूटता है? सु माने सुंदर या अच्छा, जैसे सुलेख में अच्छा लेख, ऐसे सु माने सुंदर, आगत माने आना, किसी का भले तरीके से आना, अच्छे से आना। क्या हो जाएगा? जिस अक्षर पर मात्रा लगी वो अक्षर आधा, उ और भिन्न स्वर मिलके बनाएगा वाह, इस पर लगा देंगे बड़ा की मात्रा और ये हो जाएगा स्वागत। तो संधि कौन सी हुई? यण हुई जी गुरुजी। स्वार्थ में क्या है? अब अगर तुम इसको सुधन अर्थ करोगे तो कोई सेंस निकल पा रहा है? नहीं सर, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, यानी यण काट दो। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा स्व माने अपना, अर्थ माने के लिए, अपने लिए कोई काम करे तो उसको क्या कहते हैं? स्वार्थ कहते हैं। इसका जोड़ छोटा छोटा से बड़ा बना है, इसलिए इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ होगी। अच्छे कन्फ्यूज आ जाते हैं, आप हुए तो क्या हुए, हम हुए तो क्या हुए। कंसेप्ट अंदर रहेगा तो परीक्षा में रट के नहीं लगाओगे, समझ के लगाओगे। हमारी तरह एक बार दीर्घ लगा जाओगे, लेकिन जैसे ही तोड़ के व्याख्या करनी शुरू करोगे खोपड़ी खट से बोलेगी गलत हो गया, सुधार लो, हमने यण लगा दिया। याद रखना, याद रखने की चीजें नहीं है हिंदी, कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स है, गणित है, गणित की तरह समझने की चीज है ये। बात समझ गए?
और 19 के बाद सवाल संख्या 20। अकर्मक क्रिया की पहचान करिए। फिर से अकर्मक क्रिया आ गई। तो अकर्मक क्रिया माने जिसके लिए किसी कर्म की जरूरत ना हो, माने जो करने वाला है बस वो करे, कोई चीज चाहिए नहीं हो उसके साथ, ऐसी क्रिया कौन सी? तो आप देखिए, पकाना, तो मैं खाना पका रहा हूं, कर्ता और क्रिया के अलावा कोई चीज चाहिए, खाना वाना कुछ पकाने के लिए चाहिए, सकर्मक क्रिया। रुको यार, ये सकर्मक क्रिया। कहना तो फिर वो तो अभी पीछे डिस्कस हुआ ही है। खाना, मैं ब्रेड खा रहा हूँ, पकौड़ी खा रहा हूँ, डबल रोटी खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, पिज्जा खा रहा हूँ, बर्गर खा रहा हूँ, खाने के लिए कुछ चाहिए, यानी देयर इज एनी ऑब्जेक्ट नीडेड। दौड़ना क्या हो जाएगा? मैं दौड़ रहा हूँ गुरुजी, करता खुद दौड़ रहा है, क्या किसी और को फर्क पड़ रहा है? क्या दौड़ने से इनके लिए समथिंग नीडेड, बट फॉर दिस समथिंग डजंट नीडेड, कोई जरूरत नहीं है। तो जो कर्म बिना कर्म के, बिना ऑब्जेक्ट के क्रिया होती है उसी को अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यदि यह नियमितता आप बनाए रखेंगे तो हिंदी का भला हो ही जाएगा और सीसेट की टेंशन सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। एक निवेदन करता हूं कि लाइक जरूर कर दीजिए। दूसरा निवेदन करता हूं, ये क्लास को शेयर किया कीजिए जो सीसेट की तैयारी करने वाले हैं। किसी को मिल जाएगी तो आपका धन्यवाद कहेगा, यार आपने ठीक क्लास बता दी, कुछ फायदा हो गया। तो हिंदी मजबूत हो जाएगी। 100 नंबर में 20-25 तो इसी से मिल जाएंगे। फिर 10-12 नंबर 15 नंबर का खेल अतिरिक्त रहेगा, वो रीजनिंग से या दाएं बाएं से कहीं से उठा लाइएगा। सीसेट वक्त टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें कब टेंशन खत्म होगी? जब यहाँ फुल मार्क्स गेन करोगे तब टेंशन खत्म होगी। तो करते हैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म। मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।